नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो। और नाज़रीन, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक शाये करता है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, आपको चाँद की तारीख़ से भी वाकिफ़ करवा रहे हैं। और आज चाँद की 7 तारीख़ यानी 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक आज की हदीस शरीफ का सवाल है तो हदीस शरीफ कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शगुन लेना कोई चीज़ नहीं, इस बारे में फ़ाल लेना बेहतर है। लोगों ने पूछा, फ़ाल क्या चीज़ है? फरमाया कि वो अच्छा लफ्ज़ जो तुम में से कोई सुने। तो बहरहाल नाज़रीन, अब खबरों की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि सारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में अब मोदी हुकूमत पर थू थू होने लगी है। और ये थू थू इसलिए हो रही है और उसे तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी हुकूमत में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह बच्चों पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह बच्चों के साथ मार पिटाई की, जिस तरह बच्चों के साथ जालिमाना सलूक रवा रखा, उसके खिलाफ सारी दुनिया में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की जा रही है। और कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत बुज़दिल है और वो बच्चों पर भी रहम नहीं करती। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का जो इजलास है, लोकसभा और राज्यसभा, वो भी मुलतवी किया गया है। और आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ और बीजेपी जो बौखलाहट का शिकार नजर आ रही थी, उसने और ये मान लिया कि किसी ना किसी तरह कि हम पार्लियामेंट में नीट मसले पर यानी जिस तरह बच्चों को निशाना बनाया गया है उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ी अहम खबर थी। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे अहम खबर ये आ रही है और आपको बता दूं कि अमीन मीनाई ने जिस तरह कहा था कि हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे, तो आपको बता दूं कि अब मोदी हुकूमत के बारे में यही कहा जा रहा है कि अब जिंजी जो है वो अब मोदी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और नई नस्ल यानी जिंजी जो है या नौजवान जो है वो मोदी हुकूमत से उकता गए हैं। मोदी हुकूमत जिस तरह हिंदू मुस्लिम कर रही थी, मंदिर मस्जिद कर रही थी और आप देखेंगे कि किस तरह शमशान कब्रस्तान कर रही थी, अब ऐसा लगता है कि वो शहर टूट रहा है। और जिस अंदाज में मोदी कह रहे थे कि हम 2050 तक इख्तिदार में रहेंगे, ऐसा लगता है कि वह इख्तिदार आइंदा बरसों में खत्म होने वाला है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में तो जितने भी मीडिया हाउसेज है वो यही कह रहे हैं कि 14 साल में, पिछले 14 साल में दिल्ली में इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ है जो तलबा ने यानी कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे में देखने को मिला है। पुलिस ने जिस तरह लाठियां बरसाई, जिस तरह बच्चों को जख्मी किया गया, जिस तरह बच्चे बेहोश हुए, जिस तरह बच्चे बहुत शदीद जख्मी हुए, तो उसके बाद जैसे जैसे वीडियो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, अब सारे हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी बढ़ती जा रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जिंजी ऐसा लगता है कि एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और इसी दौरान इस बात की भी पेशकशियां की जा रही है कि मोदी हुकूमत काफी परेशान हो गई है, काफी यानी अजीब व गरीब उसे लगा है कि हमारी जो गिरफ्त है वो कमजोर होती जा रही है। ऐसे में जराए का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो वजीर तालीम है उनको इस्तीफा देने के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि मोदी हुकूमत के जो अहम सलाहकार हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से साफ साफ कह दिया है कि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं, सियासी कायदीन सड़कों पर आ रहे हैं और उन्हें पुलिस की लाठी से और आंसू गैस के शल से कोई खौफ नहीं रहा है। ऐसे में ये बच्चों को अगर आप नहीं रोकेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे तलबा ने शुरू कर दिए हैं। खुद रियासत तेलंगाना में भी आपको बता दूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे का मंसूबा बनाया गया है। जबकि आज चलो राजभवन तो अब नहीं है बल्कि लोक भवन है, तो आज लोक भवन तक कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, एक रैली निकाली और वहां पर आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक मेमोरेंडम भी गवर्नर को पेश किया और राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के साथ साथ दूसरे जो कांग्रेसी कायदीन है और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सरबराह है, उनके साथ पुलिस ने कल रात जिस तरह का सलूक किया उस पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए, उसकी मजम्मत करते हुए यह कहा गया है कि जमहूरियत में इसके लिए कोई जगह नहीं है।
हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि कल किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यामगाह के करीब राहुल गांधी पर एक तरह से हमला किया गया था। राहुल गांधी को वहां से हटाया गया और राहुल गांधी को उस हटाने के दौरान राहुल गांधी जख्मी भी हुए, उनकी नाक से खून बहने लगा था। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। फिर उनकी वालदा रात देर गए पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके बाद आपको बता दूं कि रात देर गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ दीगर जो कायदीन को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तो बहरहाल आज मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में जिस तरह हंगामा हुआ है, स्पीकर चीख रहे थे कि भाई आपको बहस की इजाजत दी जाती, आप बहस कीजिए। तो आप अंदाजा कीजिए कि राहुल गांधी ने इसी स्पीकर के बारे में ये कहा था कि जब उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि हम इस पर बहस चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार से पूछकर कहेंगे। तो बहरहाल अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी ने खुद ये कहा कि अफसोस की बात यह है कि स्पीकर कह रहे हैं कि हम सरकार से पूछकर कहेंगे, जबकि ये बहस करवाना ना करवाना स्पीकर का इख्तियार होता है। तो बहरहाल अब देखिए जमहूरियत कहां जा रही है हिंदुस्तान की, यह सबसे अहम बात है। बहरहाल नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी मुजाहिरीन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शदीद तनकीद की, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये सवाल किया नरेंद्र मोदी हुकूमत से, क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे? इस तरह की बात उन्होंने कही है। और अगर आपको बता दूं कि ये जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप तलबा को की बात नहीं सुनेंगे तो ये तलबा सड़कों पर निकल आएंगे, आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद दिनों के दौरान उसके लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, यह अखिलेश ने कहा है। और अखिलेश ने यह भी कहा कि तालिबात के यानी बच्चों के कपड़े फाड़े गए और बच्चों पर लाठियां बरसाई गई और यहां तक कि कई बच्चों के बदन से यानी जिस्म से खून बह रहा था। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस पर लोकसभा में बयान देना चाहिए। तो ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज थी हमने सुनाई है। और एक अहम जो न्यूज हम आपको बता रहे हैं, आप गौर कीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान वज़ीर तालीम है और जिनका उड़ीसा से ताल्लुक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब उन पर इस्तीफा देने के लिए खुद बीजेपी में दबाव बढ़ गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हमारे जराये के मुताबिक ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लें, वरना बीजेपी के जो हालात है, बीजेपी के या हुकूमत के ख्वाबों से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में जो तलबा हैं उनमें और उनके माँ बाप में काफी बरहमी पाई जाती है। और ये तलबा की बरहमी और उनके माँ बाप की बरहमी बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस सिलसिले में आपको यह बता दें कि जहां तक मगरबी ममालिक के अखबार है, दुनिया भर के मशहूर और मारूफ अखबार है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर आप फाइनेंशियल टाइम्स ले लीजिए या ब्लूमबर्ग ले लीजिए या फिर आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल या दी गार्जियन ले लीजिए, उन तमाम में कहा गया है कि हिंदुस्तान में अब ज़ेंजी जोर पकड़ता जा रहा है। मोदी हुकूमत को बहुत परेशानी का सामना है और मोदी हुकूमत ने बच्चों पर और अपोजिशन कायदीन पर लाठी चार्ज करते हुए बहुत बुरा किया है, अपनी तबाही और बर्बादी का सामान किया है। और ज़ेंजी हो सकता है कि जिस तरह पिछले 4 वर्षों के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में ज़ेंजी ने जिस तरह हुकूमतों को तब्दील कर दिया है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हुकूमत तब्दील हो सकती है। इस तरह की बातें और इस तरह के इंकशाफात, इस तरह की रिपोर्ट्स मगरबी ममालिक के और इंटरनेशनल जो मीडिया में शाये हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि यहां तक कहा गया है कि मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ पीएम, एक जगह सुर्खी लगी है। तो आप लगाइए बताइए कि मोदी नौजवानों के सबसे कट्टर मुखालिफ हैं, ये मोदी के बारे में लिखा जा रहा है। और आपको यह बता दूं कि जिस अंदाज में हुकूमत इस एहतजाज से निमट रही है, उसको लेकर भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियासत तेलंगाना में जो है वो एहतजाज किया गया और लोक भवन तक यानी साबिका राजभवन तक कांग्रेसी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली, मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिर्फ मोदी के खिलाफ डाउन डाउन मोदी डाउन डाउन के जो नारे हैं वो हिंदुस्तान के हर गली कूंचे में अब गूंजने लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कांग्रेसी कायदीन ने एक नारा को यानी एक स्लोगन यानी कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स जिसे कहा जाता है, एक स्लोगन घड़ा है, एक स्लोगन तैयार किया है और कहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर
करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कांग्रेस का नारा है और आपको ये भी बताना है कि नरेंद्र मोदी हाय हाय के भी नारे लगाए जा रहे हैं। हद तो यह है कि गोदी मीडिया हाय हाय के नारे से भी हिंदुस्तान गूंजने लगा है। तो बहरहाल नेकलेस रोड से ये रैली, नेकलेस पैलेस या नेकलेस रोड से ये पीपुल्स पैलेस जो है नेकलेस रोड, वहां से ये रैली निकाली गई और हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने जबरदस्त वहां के रिपोर्टिंग की है और उन्होंने बताया है कि अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश था। सियासी कायदीन से ज्यादा जोश अवाम में देखा गया, तलबा में देखा गया, तलबा के वालिदैन में देखा गया। और महेश कुमार गौड़ जो सदर कांग्रेस है, दानम नागेंद्र, पी श्रीनिवास रियासती वजीर है, गवर्नमेंट चीफ विप बी वेंकट और दूसरे लोगों ने गवर्नर को मेमोरेंडम पेश किया। और यह भी बताया जाता है कि 1 घंटे तक वहां पर ट्रैफिक जाम रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आलमी मीडिया भी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है। हद तो यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नीट में जिस तरह की बेकायदगियां हुई है उसके खिलाफ अब तलबा में मायूसी बढ़ गई और वो सड़कों पर आ गए, जिसके नतीजे में हुकूमत बोखलाहट का शिकार हो गई है। तो यह बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान की यह सबसे बड़ी खबर है। और यह खबर इसलिए मैं बड़ी कह रहा हूं क्योंकि इन अखबारात ने, इन मीडिया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पिछले 14 बरसों के दौरान इस कदर बड़ा एहतजाज वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ नहीं हुआ है जो इस मर्तबा हुआ है। और इस मर्तबा ज़ेंजी उठ खड़ा हुआ है मोदी हुकूमत के खिलाफ। और हो सकता है कि जिस तरह 4 बरसों के दौरान श्रीलंका की हुकूमत तब्दील की गई ज़ेंजी की जानिब से, ज़ेंजी ने जब एहतजाज किया तो बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता उलट गया, ज़ेंजी ने जब एहतजाज किया तो नेपाल में हुकूमत बदल गई। तो अब हो सकता है कि हिंदुस्तान का नंबर आया है और हो सकता है कि ज़ेंजी मोदी हुकूमत के जवाल का बायस भी बन सकती है। तो इससे पहले के जवाल का शिकार जो है मोदी हुकूमत के जराए का कहना है कि एडवाइजर्स ने मोदी को और अमित शाह को यह मशवरा दे दिया है कि यह बहुत अच्छा होगा कि आप फौरी तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इस बात की इत्तला आ रही है कि उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया है, फिल्डर्स दे दिए गए हैं कि भाई अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपने बीजेपी को बहुत बदनाम कर दिया है, मोदी हुकूमत को बदनाम कर दिया है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक में मोदी हुकूमत बदनाम हो गई है। तो बहरहाल अब देखना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। जबकि आपको बता दूं कि आज सोनम वांगचुक से भी मेदांता हॉस्पिटल में 2 मरकजी उज़रा ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब तक इनका इस्तीफा नहीं दिया जाता मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। सोनम वांगचुक की हड़ताल जो है वो 25वें दिन में दाखिल हो गई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कल 2 भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धूम मचा दी। तलबा के हक में आवाज उठाकर और खुद मुसीबत उठाकर उन्होंने ये बता दिया कि तलबा के साथ हम हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी हुकूमत को अब जिद और डहादड में छोड़ना चाहिए, गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए और उसे यह समझ लेना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है। जब तक वो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर भी मोदी हुकूमत परेशान है और मोदी हुकूमत के खिलाफ वहां बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के खिलाफ ज़ेंजी उठ खड़े हुए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, यहां का गोदी मीडिया हकीकत नहीं बता रहा है, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम लिए चलते हैं आसाम में सैलाब की वजह से कम से कम 31 अफराद की मौत हो गई है। जबकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और महकमे मौसमियात ने मुल्क की 18 रियासतों में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप खुद हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर भी बारिश का सिलसिला जारी है और सोच समझ कर, खास तौर पर रात के औकात में अगर आप घर से निकलें तो सोच समझ कर निकले कि कहीं कोई बिजली का तार गिर ना जाए और वो आप उसकी खुदा ना खास्ता उसकी लिपेट में आना जाए। तो बहरहाल हमने आपको ये खबर सुनाई है, लेकिन आपको फिर लिए चलते हैं यानी बच्चों के एहतजाज यानी तलबा के एहतजाज की तरफ। और आपको बता दूं कि आज जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो आपने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर तमाम अपोजिशन कायदीन, बिलखुसूस कांग्रेसी कायदीन और समाजवादी पार्टी के जो कायदीन है वो सियाह लिबास पहने वहां पर पहुंचे और उनके हाथों में
में प्ले कार्ड से और मोदी के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। और आपको ये भी बता दूं कि वहां पर खास तौर पर सियाह लिबास से वेतन करते हुए इन लोगों ने एहतजाज किया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के अहाते में जो आज एहतजाज हुआ, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो अहम नहीं है, यानी उनके साथ जिस तरह का जुल्म जालिमाना सलूक रवा रखा गया था, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि तलबा के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, वो अहमियत रखता है। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, उनके मुस्तकबिल को बचाना होगा, ये प्रियंका गांधी ने कहा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि नीट में धांधलियों और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी ने वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जो तालीमी बजट है हमारा 1.4 लाख करोड़ रुपए का तालीमी बजट है, जबकि शर्म की बात है कि मोदी हुकूमत अडानी और अंबानी, सिर्फ ये दो सनतकारों के उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अडानी और अंबानी दो सनतकारों को 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करती है। तो इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नीट जो एग्जाम होता है मेडिकल सीट्स के लिए, यानी एमबीबीएस है, बीडीएस है और आयुष के कोर्सेस है, उसमें आपको बता दूं कि उसके लिए तकरीबन 22.5 मिलियन तलबा इम्तिहान देते हैं, जिससे हुकूमत को कई लाख करोड़ की आमदनी होती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि मोदी हुकूमत सिर्फ तालीमी शोबे के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए बजट में मख्तस करती है। तो इससे बढ़कर और क्या मजाक होगा। प्रियंका गांधी ने यह बात कही है। तो बहरहाल नाजरीन, प्रियंका गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तलबा की जो जद्दोजहद है वो जायज है और वो तब्दीली चाहते हैं। अब बहुत उकता गए हैं वो नरेंद्र मोदी हुकूमत से, जो तलबा के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और ये हुकूमत को अब घर का रास्ता दिखाना चाहिए। वैसे नाजरीन, आपको बता दूं कि जहां तक काकरोच जनता पार्टी का सवाल है, काकरोच जनता पार्टी ने भी कहा है कि हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा का मुतालबा करते हैं। मोदी हुकूमत के बारे में जो बैरूनी अखबारात में या मीडिया में शाये हुआ है, जो कुछ भी, उसमें यही कहा है कि मोदी हुकूमत फिल वक्त बौखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उसके खिलाफ अवामी बरहमी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। हम फिर दोबारा इस बारे में हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन हम चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आपको बता दूं कि तेलंगाना में एसआईआर का अमल जारी है। 2026 यानी एसआईआर 2026 का अमल जारी है। और आपको यह भी बता दूं कि जो डिजिटाइजेशन है उसका अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है। बहरहाल असल खबर यह है कि जो एसआईआर 2026 तेलंगाना में हो रहा है वो खत्म होते ही तेलंगाना में जीएचएमसी के इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हुकूमत तेलंगाना ने जीएचएमसी को 3 कारपोरेशंस में, अलग अलग कारपोरेशंस में तकसीम कर दिया है। एक तो जीएचएमसी है यानी हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन, दूसरा आपको बता दूं कि साइबराबाद है और तीसरा मलकाजगिरी कारपोरेशन, बल्दी कारपोरेशन है। तो बहरहाल एसआईआर के बाद इन तीनों कारपोरेशंस में इंतखाबात किए जाएंगे। और इसको आपको ये बता दूं कि हैरत की बात यह है कि हाईकोर्ट जीएचएमसी के हलकों की हदबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत भी कर रहा है और एक तरफ ये तैयारियां भी हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने दावा किया है कि हम गरीबों के लिए यानी शहरी गरीबों के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम हमने शुरू की है, जिसके तहत 5 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत गरीबों को दे रही है। जबकि इन यानी फ्लैट्स के हुसूल के लिए गरीबों को, आप लफ्ज देखिए, गरीबों को 10,000 रुपए टोकन अमाउंट के तौर पर जमा करवाने होंगे और फिर 6 लाख रुपए अदा करने होंगे अक़सात में। अब आप ये बताइए कि क्या कोई गरीब 10,000 रुपए अदा कर सकता है? हरगिज़ अदा नहीं कर सकता। वो 6 लाख की तो दूर की बात है, 10,000 भी कोई गरीब अदा नहीं कर सकता। इसलिए अब गरीबों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आप ये जानबूझकर गरीबों को महरूम रखने के लिए इस तरह की शर्त आयद करे हैं कि टोकन अमाउंट के बारे में, और दूसरी बात, आपको सब्सिडी आपको देना चाहिए। अगर 1 लाख होता तो गरीब कहीं से ना कुछ करके दे देता, लेकिन 6 लाख रुपए देना है वो भी अक़सात में। तो ये गरीब, मैं समझता हूं कि कोई गरीब तो दूर की बात है, मिडिल क्लास का जो खानदान है वो भी ये पैसे नहीं दे सकता।
تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریونت ریڈی کا سوال ہے، ریونت ریڈی کہتے ہیں کہ کور اربن ریجن لیمٹس میں جو جی ایچ ایم سی کی لیمٹس ہے وہاں پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا ہے، اور یہ اشارے مل رہے ہیں کہ بلدی انتخابات قریب ہیں، یعنی ایس آئی آر کے ختم ہونے کے بعد۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایس آئی آر کا سوال ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایس آئی آر جو ہے وہ اس کے انیمریشن جو فارمز ہے وہ 100% تقسیم تو کر دیے گئے ہیں، لیکن ڈیجیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ایچ ایم سی لیمٹس میں 47,36,669 ووٹرز ہیں، اور ان میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈیجیٹائز کا عمل کا سوال ہے وہ صرف 43.85% ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ سلسلے میں بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح دہلی میں حالات عجیب و غریب رخ اختیار کر چکے ہیں، شکل اختیار کر چکے ہیں۔ مودی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ راہول گاندھی کے ساتھ جس طرح کل سلوک کیا گیا ہے، جس طرح انہیں زبردستی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیامگاہ کے قریب سے جب کہ وہ دھرنے پر بیٹھے تھے زبردستی اٹھایا گیا، اور اس دوران ان کی جو ناک ہے اس سے خون بہنے لگا تھا، اور اس وقت اکھلیش یادو بھی وہاں پہنچے تھے، انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ دہلی جنتر منتر پر جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں 160 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں جو پولیس والوں کی تعداد ہے وہ 118 ہے، اور 60 جو ہے احتجاجی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بے شمار احتجاجی اس پولیس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور ان بچوں نے پولیس والوں پر طنز کیا ہے کہ برائے مہربانی آپ جب اپنے گھر جائیں گے تو اپنے بیوی بچوں سے کہیے گا کہ ہم نے بچوں کو مارا پیٹا ہے، بچوں کے ہڈیاں توڑی ہیں، اور وہ توڑنے کے بعد گھر واپس آئے ہیں۔ حالانکہ ان یعنی احتجاجی مظاہرہ کرنے والے بچوں نے پولیس والوں سے کہا کہ سر ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ نیٹ لکھی ہوگی یا لکھ رہی ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بہت آپ کے بچوں کی مدد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ یہ کس کے اشاروں پہ کیا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اسی دوران آپ کو بتا دوں کہ احتجاج میں شامل ایک آئی پی ایس لڑکے نے جس نے استعفیٰ دے دیا ہے عہدے سے، اس نے کہا ہے کہ دہلی پولیس کے نئے کمشنر کو جواب دہ بنانا چاہیے اور انہیں گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، انہی کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اور انہوں نے کس کے اشارے پر یہ کام کیا ہے، کس کے اشاروں پر بچوں پر لاٹھیاں برسائی ہے، لاٹھیاں توڑی ہیں، اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال ناظرین اسی دوران تمل ناڈو کے چیف منسٹر وجے کی جانب سے ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آج جو ملک میں یہ افراتفری کی کیفیت پھیلی ہوئی ہے، بچے پریشان ہیں، برہم ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے، اس افراتفری کو ختم کرنے کے لیے نیٹ کو منسوخ ہی کر دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی تمل ناڈو پہلے سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ نیٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ نیٹ کی وجہ سے کہ بے شمار بچے خودکشی کر رہے ہیں، اور حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کتنے بچوں نے خودکشیاں کی، کم از کم 25 بچوں نے خودکشی کی ہے، اور جو ایگزامز ہوئے ہیں ان میں 152 مرتبہ کم از کم دھاندلیاں کی گئی ہیں اور گڑبڑ کی گئی ہے، پیپر لیک کیے گئے ہیں، اس طرح کی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے تو یہ مطالبہ کر دیا ہے وجے نے کہ نیٹ کو منسوخ ہی کر دینا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دہلی میں اب بھی پولیس کس طرح کی کارروائی کر رہی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہلی پولیس اور مودی حکومت کس طرح ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے بچوں کی برہمی سے، یعنی طلبہ کی برہمی سے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم 16 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت کو طلبہ کا کس طرح خوف مودی حکومت پر چھایا ہوا ہے۔ یقین مانیے کہ ہر چیز آپ طاقت کے بل بوتے پر یا بلیک میلنگ پر یا ڈرا دھمکا کر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ طلبہ ہے کوئی یعنی بکاؤ جو سیاستداں ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ بکاؤ سیاستدانوں کو آسانی سے خرید سکتے ہیں، لیکن مودی حکومت کو اب سارے طلبہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بکاؤ نہیں ہیں، بلکہ ہم ہندوستان کا مستقبل ہے، ہندوستان کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے والا طبقہ ہے، ہم نوجوان ہیں، ہم زنجی ہیں، اور ہندوستان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ علمی شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وزیر تعلیم کو مستعفی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ریزائن دینا چاہیے۔
لیے یہ मुतालिबा करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह कल का वाक़या पेश आया और आज जिस अंदाज में पार्लियामेंट में सियाह लिबास ज़ेबदन करते हुए अपोजिशन ने एहतजाज किया है, उससे मोदी हुकूमत को काफ़ी परेशानी हुई है। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और बच्चों पर जो मज़ालिम ढाए गए, लाठियों से उन्हें मारा गया है, उसकी उन्होंने मज़म्मत की है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, यानी शरद पवार की एनसीपी का सवाल है, आप देखें कि एक अपोजिशन मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि एनसीपी लीडर शरद पवार जो है वो डीलिमिटेशन जो बिल है उसकी तायीद व हिमायत के लिए अब तैयार दिखाई दे रहे हैं, मोदी हुकूमत की या एनडीए की। तो बहरहाल आज शरद पवार ने और उनके बेटी सुप्रिया सोले ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दफ्तर वज़ीर आज़म पहुँचकर मुलाकात की। आप अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ बच्चे जूते खा रहे हैं, एक बच्चे पीटे जा रहे हैं, उन्हें बहुत बुरे तरीके से उनके साथ रवैया अपनाया हुआ है, अपोजिशन कायदीन को घिसेट कर ले जाया जा रहा है और शरद पवार बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ा काम कर चुके हैं, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे चुके हैं और वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे थे अपनी बेटी के हमरा। अब ये उनका इससे इशारा मिलता है कि अब एनडीए को, यानी बीजेपी के ज़ेर क़यादत एनडीए को या नरेंद्र मोदी हुकूमत को डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी ने मोदी हुकूमत को उस की तायीद करने का इशारा दे दिया है। अब देखना यह है कि चाणक्य की हैसियत से मुल्क भर में जाने वाले शरद पवार ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, अब देखने की बात है। या फिर शरद पवार से जिस तरह मुलाकात करवाई गई, ये भी कहीं मोदी हुकूमत की तवज्जो हटाने की एक साजिश तो नहीं है। लेकिन मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है तलबा का, और आप देखेंगे कि किस अंदाज में तलबा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, अपोजिशन उठ खड़ी हुई है। लेकिन एक बात बताता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिए कि इन तलबा के एहतजाजी मसले पर आपने देखा कि कई फिल्म स्टार्स अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन खामोश है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, वो तो हमेशा बीजेपी हुकूमत की तायद में रहते हैं। अब चलते हैं खान ब्रदर्स भी खामोश हैं, यानी जो खान्स है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, वो भी खामोश हैं। लेकिन एक शाह है जो मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है, और हम आपको बताते हैं वो शाह है नसीरुद्दीन शाह। आपको बता दूं कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है और कहा है, नाम लिए बगैर कहा है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल चाहेगा कि पूरा मुल्क भी उसी तरह का जाहिल, नासमझ, नाअहल और बेरहम हो जाए। ये नसीरुद्दीन शाह ने ट्वीट किया है, आप भी जाकर देख सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग यानी अदाकारी के इदारों से तालीम हासिल की है, लेकिन अदाकारी के गुर अगर सीखे हैं तो बच्चों से सीखा है। तो उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू रवां थे, वो उनके जज्बात, यानी ऐसा लग रहा था कि वो रो पड़ेंगे। तो बच्चों पर जिस तरह के हमले किए गए हैं ये तलबा पर, उससे वो बहुत नाराज़ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद तलबा के हल तलाश करना नहीं है बल्कि बदअमनी फैलाना है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।